अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो टेलर शॉप सॉफ्टवेयर का पार्ट नंबर 3 पेश खिदमत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे। पार्ट 1 में हमने सिर्फ उसका एक ओवरव्यू देखा था ये कैसे काम करेगा, और पार्ट 2 में हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था कि ये कैसे बना हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप पहले वो देख लीजिए ताकि पार्ट 3 जो है ये फॉलो करने में आप लोगों को आसानी हो। तो चलिए जी, चलते हैं फिर इसके पार्ट 3 की तरफ। जी, तो ये हमारे सामने हमारे टेलर शॉप का मेन डैशबोर्ड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 देख लिया होगा, और पार्ट 1 में तो हमने सिर्फ इसका रिव्यू देखा है, और पार्ट 2 में हमने देखा था कि हमने फॉर्म जो है वो बनाए थे, और आज हम उन देखेंगे कि उन फॉर्म्स पे, ये जो फॉर्म हमने बनाए थे, इन फॉर्म पे हमने जो फंक्शन लगाया हुआ है कि ये देखिए, ये सिर्फ हमारे कस्टमर इन्फो आ रहा है। अगर हम ऑर्डर को क्लिक करते हैं तो चेंज फॉर्म चेंज हो जाता है, एम्प्लॉई को करते हैं चेंज हो जाता है, ट्रांजेक्शन को करते हैं तो चेंज हो जाता है। तो ये कैसे होता है कि इसके बैकएंड पे VBA का कौन सा कोड काम कर रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे डेवलपर टैब पे, और हम अपना उसमें से विजुअल बेसिक को ऑन करेंगे। और इन विजुअल बेसिक का वैसे शॉर्टकट जो है वो Alt F11 है, मैं हमेशा बताया करता हूँ। और अगर किसी का ये डेवलपर टैब ऑन नहीं है तो आपने स्टार्ट पे जाना है, और उसके बाद ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शन के बाद हमारे सामने जो मॉड्यूल खुलेगा उसमें आपने जाना है, इसमें बल्कि लास्ट पे जो है कस्टमाइज रिबन, उस पे जाना है। ये जो हमारे जो लेफ़्ट साइड पे हैं, यहाँ से हम चुनेंगे और उनको हम लेके जाएंगे राइट साइड पे कस्टमाइज रिबन में। तो लेफ़्ट साइड से आपने वो चुनना है, और राइट साइड पे आपने देखना है कि डेवलपर का जो ऑप्शन है वो अगर तो अनचेक है तो आपने उसको चेक कर लेना है, और वो आपके डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा। तो ये लेफ़्ट साइड पे आप इसको कोई भी, अगर आपको मेन एक्सेल की विंडो पे शो नहीं हो रहा रिबन, तो यहाँ कोई भी बटन जो है या कोई भी इसकी जो ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ से चुन के उसको ऐड करेंगे राइट साइड वाली ऑप्शन में, या किसी भी ग्रुप में उसका यहाँ नेम दे लें, नया नेम भी देना चाह रहे हैं, और फिर उसको अगर आप ओके करेंगे तो वो आपकी एक्सेल की मेन्यू में ऐड हो जाएगा, और हमें वो अपनी जो है वो शो भी होगा। तो इसको हम करते हैं कैंसिल, और अब हम चलते हैं विजुअल बेसिक पे। ये अब देखें हमारे सामने ये सारी माइक्रोज मैंने लैदा बनाई हैं, तो इसमें सभी लैदा मॉड्यूल्स मैंने रखे हुए हैं, यानी जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी हमारी रिलेटेड थे, तो उनको सबके अलहदा हैं। तो ये जो हमारे फॉर्म्स हैं उसका नाम मैंने रखा है टैब्स। तो करेंगे क्या, इंसर्ट पे जाते हैं हम, और यूज़र फॉर्म होता है, मॉड्यूल होता है और क्लास मॉड्यूल होता है। तो हम यहाँ से मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। तो मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद मैंने उसका जो नाम है वो मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ में, ये जैसे टैब्स माइक्रो है तो इसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ है उसमें जाके मैंने इसका नाम जो है वो चेंज कर लिया हुआ है। जैसे रिपोर्ट माइक्रो है, सारी जितनी भी माइक्रोज हमारे पास आ रही हैं ये सारी मैंने लैदा बनाई है। आप एक मॉड्यूल लेके भी सारी माइक्रोस में बना सकते हैं। मैंने लैदा इसलिए बनाई है ताकि उसको हमें देखने में इजी हो, कि जब हम कभी अगर हमें कोड VBA का देखना है तो हम इजीली वहाँ पे जा सकें कि हमारा ये जो मॉड्यूल है ये किसके रिलेटेड है। तो सब पे से टॉप पे हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट ये लिखेंगे, और उसके बाद ये देखिए टैब ऑर्डर और टैब इन्फो, उसके बाद हमारा टैब ट्रांजैक्शन। जितने मैंने आपने फॉर्म देखे हैं उतनी माइक्रो जो है वो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, एक माइक्रो हम पहले वाली लिखेंगे और फिर उसको कॉपी पेस्ट करके, तो जो रिक्वायर्ड हमारे पास जो चेंजिंग हमें करनी होगी, रिक्वायर्ड होगी, वो चेंजिंग करते जाएंगे। तो मेन जो है वो एक ही होगी, उसमें आगे थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। तो सबसे पहले विद शीट 1 से शुरू करेंगे हम, और क्योंकि ये शीट 1 हमारी फॉर्म जो है वो शीट 1 पे सबसे पहले तो सब टैब अंडरस्कोर
जनरल इन्फो, ये हम अपनी माइक्रो का नाम रख लिया हमने। फिर उसके बाद हमारे फॉर्म जो है वो शीट 1 पे है। ये शीट 1 को भी रीनेम किया जा सकता है, तो विद शीट 1 और उसके बाद डाट रेंज एम से लेके XFD, यानी जितनी भी हमारे जो एम के बाद, एम से लेके बाद में जितने कॉलम है वो सारे अंटायर कॉलम हिडन हो जाए। उसके बाद C33 से लेके C105 तक एंटायर हिडन जो है वो ट्रू हो जाए। यहाँ से भी वो C33 से लेके 105 तक भी जो है वो ट्रू होंगे। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने शो कराना है डॉट एंटायर रो डॉट हिडन क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये जितनी भी रो है इसमें फॉल्स। सबसे पहले पे हमने कॉलम हिडन किए, उसके बाद हमने टोटल जितना हमारा एरिया है वो किया, और उसके बाद आपने देखें एंड पे डॉट शेप इन्फो ऑन विजिबल ट्रू कर दिया, इन्फो ऑफ कर दिया। उसके बाद जो ऑर्डर वाला है ऑन ऑफ वो भी फॉल्स ट्रू हो जाएगा, एम्प्लॉय वाला है वो भी फॉल्स ट्रू हो जाएगा, और ट्रांजैक्शन वाला है वो भी, दोनों फॉल्स और ट्रू हो जाएंगे। उसके बाद ये जो बटन है इनके भी जो है ये सारे, अगर इन्फो वाला बटन तो विजिबल होगा क्योंकि उसको हमने डाटा सेव करना है। उसके बाद हमारे ऑर्डर वाला फॉर्म का बटन ऑफ होगा, विजिबल नहीं होगा हमारे सामने। और उसके बाद एम्प्लॉई वाला जो बटन है वो भी, दोनों जो बटन है सेव वाले और एडिट वाले वो हमारे पास विजिबल नहीं होंगे, और ट्रांजैक्शन वाला जो है वो भी हमारे पास विजिबल नहीं होगा। ये चार हमने कोड यहाँ पे ये बटन्स के लिए है, जो उसके ऊपर सेव और न्यू का बटन है। तो जनरल इन्फो का बटन इसमें ट्रू होगा विजिबल, और बाकी तीनों जो बटन है वो फॉल्स होंगे। तो विद शीट 1 और एंड इस पे एंड विद भी करेंगे। तो ये हमारा एक कोड हो गया। अब इसी को हमने कॉपी पेस्ट किया, नीचे लेके आ गए, तो शीट 1 और एंड विद ये ऊपर कॉपी पेस्ट किया। ये पहले वाले 3 कोड तो 2 तो सेम रहेंगे, यानी एम से लेके XFD तक वो हाइड होगा, और C से 105 तक, और यहाँ पे हमने देखना है कि C35 से लेके C57 तक हमारा पहला क्या कहा था, C7 से लेके C32 तक। अब ये C35 से लेके मैंने 2 रो और छोड़ दी हैं, और C57 तक जो हमारी रो होंगी वो हमारे सामने विजिबल होंगी, वो हिडन फॉल्स होंगे। उसके बाद इसका जो शेव ऑन वाला बटन है वो फॉल्स हो जाएगा, और ऑफ वाला बटन जो है वो ये जो इन्फो का है जो ऊपर वाला वो ट्रू होगा। इसी तरह ऑर्डर का भी, ऑर्डर का क्या होगा, ऑर्डर पे हम अगर खड़े हैं, ऑर्डर का ये बना रहे हैं, तो उसका ऑफ ऑन जो है वो ऑफ होगा और ऑफ वाला ऑन होगा। तो इसी तरह बाकी सब के बटन जो हैं वो चलते चले जाएंगे। देखिए ऑर्डर वाला जो है ये ट्रू है, ऑन वाला, क्योंकि ऑफ को हमने क्लिक किया तो ऑन हुआ है। तो इसी तरह बाकी सब का है। और लास्ट में अगर हम जाते हैं जो बटन्स हैं, अब इसमें क्या होगा कि ऑर्डर वाला जो बटन है वो विजिबल ट्रू होंगे और बाकी बटन ऑफ होंगे। अब नीचे अगर आप टैब इन्फो पे आते हैं तो इसमें भी सेम हमने कॉपी किया, और पहला जो 2 है वो लाइनें वो तो बिल्कुल सेम है। उसके बाद रेंज जो कि C7105 वाली सेम है। हाँ, यहाँ पे हम C60 से लेके C84 तक जितनी भी हिडन है वो फॉल्स होगी, क्योंकि ये हमारे फॉर्म की एम है। और उसके बाद हमारा बटन ऑन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ऑफ जो है ट्रू। उसके बाद दोबारा ऑन जो है वो फॉल्स, और आगे ट्रू होगा ऑफ। फिर आगे एम्प्लॉय वाली फॉर्म पे हम हैं तो हमारा ऑन जो है वो ट्रू हो जाएगा और ऑफ फॉल्स होगा, और नीचे ट्रांजैक्शन वाला ये फॉल्स और ट्रू चला जाएगा। और जनरल इन्फो ये फॉल्स होगा, ऑर्डर फॉल्स होगा, एम्प्लॉय वाले पे हम हैं तो ये वाला में ट्रू चाहिए तो ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रांजैक्शन वाले बटन भी ऑफ फॉल्स रहेंगे। और उसके बाद लास्ट जो हमारी है ट्रांजैक्शन वाली हमारा टैब है, इसको भी हमने सेम कॉपी किया। ये मेरे हाल में 2 दफ़ा आ गया, तो एक दफ़ा हम इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। ये ऐसे हम इसको कर लिया, और नीचे भी 2 दफ़ा एंड विद है, तो एक वाला एंड विद हम इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। बाकी पहली 2 लाइनें सेम, तीसरी लाइन में हमें जो C88 से लेके C104 तक हमारी जो रोज़ हैं वो हमें चाहिए। और उसके बाद ये हमारा जो बटन फास्ट ट्रू और ट्रांजैक्शन वाला होगा वो ट्रू फॉल्स होगा। तो उसके बाद डॉट शेप, अब जितनी भी बाकी शेप जितनी भी हैं वो विजिबल फॉल्स होंगी, लेकिन ट्रांजैक्शन डॉट GRP जो है वो ट्रू होगी, वो बटन हमें चाहिए होंगे। तो ये हमारी 4 माइक्रो हमने लिखी है टैब के
जो है वो नेम से, और आप चलते हैं तो ये देखें यहाँ पे हर बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हम जाएंगे साइन माइक्रो, और यहाँ से माइक्रो जो हमने नाम रखा है, जो कस्टमर ऑर्डर वाली के साथ लग जाएगी, एम्प्लॉय इन्फो वाली इन्फो के साथ, और ट्रांजैक्शन के साथ, और कस्टमर इन्फो वाली कस्टमर इन्फो के साथ लग जाएगी। तो वैसे तो दोनों बटन के साथ आप लगा दें, लेकिन मेरे ख्याल में ऑफ वाले बटन के साथ लगाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ भी अगर लगा दें तो देखें तो ऑटोमेटिक, क्योंकि वो अपनी जगह पे प्लेस रहेंगे, हमने मूव करना है ऑफ वाले बटन को। तो अगर आप ये माइक्रो सेम अगर दोनों पे लगाना चाहें तो दोनों बटन के साथ ये लगाई जा सकती है। ये देखें ट्रांजैक्शन पे हमारी जो माइक्रो है हमने जो लिखी है वो बिल्कुल सही तरह काम कर। तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल सिंपल है, इसमें सिर्फ हमने ध्यान रखा है कि कौन सी रो हमारे लिए हाइड होनी है और कौन सी हमारे लिए हमने अनहाइड करनी है, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक सीक्वेंस है, स्मूथ सीक्वेंस ही इन हमारे जो बटन्स हैं इनको हमें एक ऑन ऑफ का लुक दे रहा है। बाकी और इसमें कोई ऐसा कम्युनिकेशन कोड जो है वो नहीं लिखा हुआ। और ये हमारा टैब वाला हमारा काम हो गया। हमने जो कॉलम हमने हाइड किए हैं उनको अनहाइड कर लेते हैं, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी हमें कि ये हम देखेंगे कि ये जितनी भी 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जो रो है वो देखिए, जैसे हम इसको लोड करते हैं तो लोड के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। ये देखिए कि जैसे डाटा लोड होता है तो इसमें हमारे पास डाटा आ जाता है, जब ब्लैंक फॉर्म जो होते हैं ऑटोमेटिक डाटा आ जाता है इनके अंदर। और अगर वो न्यू भी होता है तो कुछ पे डाटा होता है और कुछ पे नहीं होता, और ये फॉल्स और ट्रू वाले भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। ये चेंज होते हैं वीबी के थ्रू, फॉल्स और ट्रू वाले, और ऊपर वाले कुछ हैं उसमें हमने ये सेम जितना है फिलहाल आपने इतना कॉपी इसको कर लें कि कस्टमर डेटाबेस रो में चाहिए, उसके बाद कस्टमर रो चाहिए, न्यू कस्टमर, लोड कस्टमर, नेक्स्ट कस्टमर आईडी और रिक्वायर्ड फील्ड, ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये छोटी सी आप एक ऐसे टेबल सी बना लें, और इसके अंदर क्या लिखना है ये आप सिर्फ जो टेबल बनाएं, और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके अंदर हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये किस तरह आनी है। तो ये जितना भी छोटा सा जो एक टेबल है ये हमें जो तकरीबन 5, यहाँ पे तो 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन मोस्टली हमें 5 या 4 चाहिए होती हैं डाटा को सेव कराने के लिए और डाटा लोड के लिए एक्चुअली, और ये देखने के लिए कि आया ये न्यू कस्टमर हम एंट्री के लिए और एग्जिस्टिंग कस्टमर जो होता है उसकी एंट्री के लिए ये हमें चाहिए, रिक्वायर्ड होता है। ये हो गया। इसके साथ ही अब बाकी हमारे जो फॉर्म है सबके साथ ये रिक्वायर्ड होगा। अब जितना ये हमारा डाटा है, या अब जो हमारे जितने भी ये सारी डाटा है, ये हम जो डाटाबेस में सेव कैसे करेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं, लेकिन हम जो आसान तरीका है वही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इसकी हम डाटाबेस पे जाते हैं, ये देखिए कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, सिटी, बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये कुछ रेफरेंस नंबर है, सेल्स रेफरेंस नंबर है, F11, I11। अगर आप देखिए F11, I11, फिर F, फिर I, फिर F, फिर I। तो ये रेफरेंस क्या है? ये हमारे रेफरेंस है, हमारे टेक्स्ट जो फील्ड है उसका रेफरेंस है। जैसे आप देखें ये कॉलम नंबर F के अंदर आपने कस्टमर आईडी लिखी है, कॉलम F है और इसकी रो जो है वो 11 है, F11। तो जितनी भी हमारी टेक्स्ट फील्ड है, एंट्री फील्ड है, उनका जो सेल रेफरेंस है वो हम अपने डेटाबेस में, वो हमारे डेटाबेस में जो हमारी पहली रो है और जो हमारे जो कॉलम का रेफरेंस है सेम, हम वो बिल्कुल सेम उस कॉलम के ऊपर ये सेल लिख देंगे। अब जैसे नेम है तो ये नेम का जो कहाँ से आएगा, सेल नंबर I11 से, यानी हमारे जो फॉर्म पे I11 है वहाँ पे हम कस्टमर का नाम लिख रहे हैं। और इसी तरह बाकी सारे भी हम देखें, कॉन्ट्रैक्ट है F13 पे है, I13 पे है, F11 पे है। ये जितने भी हमारा यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है वो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि ये सेव एंड अपडेट पूरा नजर आए। तो जितनी भी हमारी ये यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है उन सब का रेफरेंस हमने, सेल रेफरेंस जो है वो हमने अपने कॉलम के साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए। कि अगर यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है वो सेम कस्टमर आईडी है, F11 में है, तो आपके डेटाबेस में जहाँ पे हमने कस्टमर आईडी लिखा है उसके ऊपर इसका रेफरेंस लिखना है। इसी तरह ये जितना भी जो
उनका पैंट साइज़ है, शर्ट साइज़ है, वो सारे वो मैंने एक्चुअली कॉलम में लिखे हैं, तो इसलिए उन सब का रेफरेंस जो है वो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। ये हमने इस तरह रेफरेंस दे दिया। इसी तरह कस्टमर ऑर्डर का अगर आप देखें तो इसके लिए भी हमें ये पूरा एक छोटा सा टेबल रिक्वायर्ड है, ये इंफॉर्मेशन है, सेम है, सिर्फ वहाँ पे हमने कस्टमर इन्फो, यहाँ पे आपने ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर रो हो गया, न्यू ऑर्डर, लोड ऑर्डर, नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर फील्ड और कस्टमर डीबी रो। ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम सिर्फ जो है मैंने किसी और मकसद के लिए लिखा था, लेकिन वो फ़िलहाल यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा। हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे टेबल। अब इसका भी रेफरेंस देख लें आप। यहाँ का भी हमने क्या करना है कि जितने भी हमारे टेक्स्ट में रेफरेंस हैं, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर रेफरेंस नजर आ रहा है, सेल रेफरेंस, उसको हमने लेना है और अपने ऑर्डर डीबी के ऊपर जाके सेम अपने कॉलम को मैच, जहाँ पे कॉलम हमारा होगा उसके ऊपर आपने ये लिख देना है। और उसके बाद इनवाइस के लिए हमें जरूरत नहीं है, इनवाइस के लिए क्योंकि हम दूसरा कोड इस्तेमाल करेंगे। एम्प्लॉय डीबी जो है, डेटाबेस जो है, उसके ऊपर देख ले हमने सेम रेफरेंस उसी तरह जो हमारी टेक्स्ट फील्ड के रेफरेंस है वो हमने लिख लिए। और उसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन डीबी है। ये ट्रांजैक्शन डीबी जो है इसके ऊपर भी मेरा में आप इसका कलर मैच कर दें तो वो हाइड भी आप उसको कर सकते हैं, ताकि अगर आपने किसी को देना है तो उसको पता ना चले कि ये क्या हुआ। ये ए पे जो कस्टमर आईडी है इसको तो हम डायरेक्ट ही ले रहे हैं कॉलम ए से, तो इसलिए इसका रेफरेंस जरूरत नहीं है। आगे बी और से लेके ई तक हमारा जो डाटा है वो हम उसको सेव कराएंगे। वैसे तो हम कॉलम वाइज कोड एक और भी है, इसके बगैर भी हम उसको करवा सकते हैं, लेकिन ये मुझे इजी लगा है सबसे, तो मैंने इसलिए इसी को चुना है। तो इसी तरह ये देख ली ट्रांजैक्शन, इसमें तो 5 रेफरेंस है, सिर्फ आईडी हम ले रहे हैं डायरेक्ट कॉलम ए से, ए में डालेंगे और बाकी जो है रेफरेंस के थ्रू हम ले लेंगे। और इसी का भी लोड का ऑप्शन साथ आप देख रहे हैं कि वो भी हमें छोटा सा टेबल हम बना लेंगे जो सेम रिक्वायर्ड होगी, जो चीज़ें बाकी फॉर्म्स के लिए रिक्वायर्ड है। अगर लोड डायरेक्ट हमने सिर्फ एंटर ही करना है और हमें उसमें एडिट ऑप्शन नहीं है, एडिट के लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा, तो फिर ये मोस्टली इसमें ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इसमें 1-2 लाइन जो लाइंस हैं वही हमें चाहिए होगी कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आईडी हो जाए और जो नीचे मैंने ट्रांजैक्शन फील्ड्स हैं वो लिखी हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों, किस लिए ये लिखी हुई है। तो ये जो हो गया जी, जो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमने डाटा जो है वो मैपिंग हमारी होगी, इसको कहते हैं डाटा मैपिंग। तो हमने अपने रेफरेंस जो दे फॉर्म के वो अपने डाटाबेस के साथ मैच कर लिए, उनको लिख लिया है कि इसमें देखिए सबसे पहले कस्टमर डाटाबेस रो है, ये तो हमारे सीधे वीबी के थ्रू आ जाएगी अभी इसकी वजह से इसमें। और उसके बाद कस्टमर रो जो है अगर आप देखें इसमें मैच का फार्मूला है इफ एरर मैच F9 को मैच होगा कस्टमर आईडी, ये हमारे टेबल का नाम है, हमारी लुकअप अरे है, यानी हमारी एक डायनामिक एक रेंज है जो हम रेफरेंस है उसका, आगे 0 और उसके बाद ये हम कस्टमर के डीबी पे जाते हैं तो ये देखिए ये कस्टमर आईडी, ये हमारी डायनामिक जो रेंज है वो है। और उसके बाद कस्टमर नेम आ जाएगा, तो इस रेंज से हमने मैच करवाना है उसको। तो अगर हम देखें इसके फार्मूला पे जाते हैं तो वहाँ पे हम नेम मैनेजर पे जाएंगे, उसके बाद फार्मूला नेम मैनेजर, इसको आप क्लिक करेंगे और ये देखिए ये यहाँ पे जितनी भी रेंज आपने बनाई होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो कुछ क्राइटेरिया जो होते हैं वो भी इसमें मेंशन हो जाते हैं। तो हमें जो रिक्वायर्ड है वो कस्टमर नेम है, ये देखिए यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि नज़र आए। तो ये देखिए कस्टमर नेम आपने इसके अगेंस्ट बनाया हुआ है, ऑफसेट का फार्मूला है ये इक्वल ऑफसेट, ये देखिए ऑफसेट यानी 4 से लेके आपने रेंज 4 से स्टार्ट की हुई है और ए को हम माइनस कर देंगे एक रो को, तो एग्जैक्ट हमारी वो आईडी आ जाएगी। कस्टमर आईडी ये बिल्कुल ए का रेफरेंस है, अगर आप देखेंगे तो A4 से लेके (1) काउंट ए कस्टमर डीबी, दोबारा शीट का रेफरेंस कॉलम ए से लेके A4 से लेके A999 जितना मर्जी आके -1 करेंगे हम, क्योंकि हमने 4 को उसके हेडर को साथ लिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा, और आगे कॉमा फिर 1 कॉलम 1 रेफरेंस कि सिर्फ एक ही कॉलम का रेफरेंस है कि हमारा डाटा जो है इसी कॉलम में है। तो इसका ये होता है कि
हमें बार बार जाके वो चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे हमारा डाटा जो है उसमें बढ़ता जाता है, हमारी ये डायनामिक रेंज होती है, हमारी रेंज भी उसके हिसाब से बढ़ती जाती है। इसी तरह हमने बाकी भी देखे, कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम का फार्मूला सेम है, सिर्फ हमने कॉलम इसका चेंज कर दिया है कॉलम। उसके बाद कस्टमर डीबी है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी इन ऑर्डर, यानी डिफरेंट जितनी भी मुझे ये रिक्वायर्ड थी वो मैंने यहाँ पे इसी तरह एक बना के उसी को कॉपी करके सिर्फ रेफरेंस जो है वो चेंज कर दिया। जो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, ज़्यादा नहीं। एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, और उसके बाद इनवाइस नंबर, इनवाइस आईडी, इनवाइस लिस्ट आईडी, और उसके बाद आइटम नेम भी, आप आइटम नेम वाली भी है। जैसे मैं बताया ऑर्डर, यानी जितने भी हमारे डेटाबेस हैं उस डेटाबेस में से एक तो हमें उनकी आईडी चाहिए। जैसे अगर ऑर्डर डेटाबेस है तो ऑर्डर आईडी, और उसके बाद हमें चाहिए मैं, और उसके बाद ऑर्डर का कोई और क्या, यानी कस्टमर नेम आ जाएगा उसके अंदर। और उसमें अगर कस्टमर की आईडी है ऑर्डर आईडी में तो फिर ऑर्डर इन कस्टमर आईडी उसका भी रेफरेंस आ जाता है। तो ये यहाँ पे कस्टमर आईडी हो गई। आगे (0 एग्जैक्ट मैच और +4 हम इसमें कर देंगे तो ये हमें कस्टमर रो पता चल जाएगी कि ये जो कस्टमर है यहाँ पे, अब ये देखें जब जी यहाँ पे 5 है, कस्टमर रो खाली है इसका, और न्यू कस्टमर ट्रू है और लोड कस्टमर फॉल्स है। तो कस्टमर आईडी कैसे है? कस्टमर आईडी जो है वो मैक्स के फार्मूले से आती है, कस्टमर आईडी +1 कामा आगे 1, यानी अगर तो उस पर अगर कुछ भी हो, जो भी कस्टमर आईडी हो उसमें एक प्लस हो जाए और इनके कस्टमर आईडी 0 है तो वहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। तो ये कस्टमर आईडी हमारी लास्ट 4 है, उसमें 1 प्लस हो गए तो 5, तो नेक्स्ट कस्टमर आईडी हमें ये मिल गई है। और उसके बाद रिक्वायर्ड फील्ड, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसमें काउंट का फार्मूला लगा हुआ है। एक नया तरीका है वैलिडेशन लगाने का। वैसे तो आप सेल का रेफरेंस दे के भी लगा सकते हैं कोड के थ्रू, लेकिन अब ये देखें, ये मैंने 3 सिर्फ कॉलम लिए, आईडी, नेम और कस्टमर कॉन्टैक्ट, कि ये 3 मस्ट है। अगर हमारी ये फील्ड यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है तो फिर तो जो है वो सेव करेगा। अदरवाइज अगर 3 से कम है तो वो हमें कह देगा कि आप रिक्वायर्ड फील्ड जो है वो आप लोगों ने फिल नहीं की, तो प्लीज़ वो कीजिए, और फिर ये आगे फर्दर आगे चलेगा। तो ये एक उसको वैलिडेट करने के लिए एक इजी जो है वो वे है कि एक्सेल के थ्रू जो है वो आप कर सकते हैं उसको। उसके बाद कस्टमर ऑर्डर, ये देखें इस पे भी फार्मूले सेम है, सिर्फ हमने क्या करना है कि वहाँ पे हमने इस कस्टमर आईडी से लिया था, यहाँ पे ऑर्डर आईडी से रेफरेंस लेंगे। और एम्प्लॉई ट्रांजैक्शन का जो है वो ट्रांजैक्शन रो, ये देखें आप, उसी के बाद सेम फार्मूला है, काउंट का यहाँ पे सेम लगा हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट आईडी का सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगा हुआ है। और ट्रू फॉल्स जो है ये थ्रू वीवीए के हमें अब इसमें शो कराएंगे कि जब न्यू कस्टमर, तो मेरे ख्याल में जब हमारा बेसिक फॉर्म के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो आज हमने डिस्कस कर ली हैं, और आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम सेव एंड अपडेट और ऐड न्यू पे काम करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम चलेंगे इनवाइस की तरफ। इनवाइस को प्रॉपर्ली डिटेली डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।